हेलो गाइस, कैसे हैं? लेट्स स्टार्ट दैट। अब सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। व्हाट इज़ फिज़िक्स में यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, फिज़िक्स में हम नेचर को स्टडी करते हैं। नेचर मतलब क्या? नेचर मतलब एनवायरनमेंट? नहीं, नेचर मतलब एनवायरनमेंट नहीं होता। नेचर मतलब आजू बाजू होने वाली जो भी चीज़ें हैं वो सब नेचर में आती है गाइस। ठीक है, आप सामने एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें एक पत्ते पे एक छोटा सा पानी का बूंद बना हुआ है और आप देख रहे हो वो बूंद का जो शेप है वो स्फेरिकल है। क्वेश्चन ये आता है कि ये स्फेरिकल क्यों है, ये बूंद ऐसे ही नॉर्मल शेप में क्यों नहीं रहा? तो पॉइंट यहाँ पे ही है, ये नेचर है गाइस। ऐसा क्यों नहीं होता है या फिर ऐसा क्यों होता है, बस इसी को जानने को कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम ये जानने वाले हैं कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, हम यहाँ पे अनलॉक करेंगे इस नेचर की मिस्ट्री को। देखते हैं वो नेचर की मिस्ट्रीज क्या है। शुरू करते हैं, आइए। वेलकम गाइस। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो जो स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो ये जो लाइटनिंग हो रही है यहाँ पे, राइट? तो ये लाइटनिंग सबने देखी होगी, बट ये क्यों फॉल होती है लाइट? लाइटनिंग होने का रीजन क्या है? आप बोलोगे सर बारिश होती है, बादल बनते हैं, कड़ाके धड़ाके होते हैं, ये सब होता है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं होता है। हर जगह पे लाइटनिंग बादल या बारिश की वजह से नहीं होती है। ये बहुत ही बड़ा चार्ज का इशू है। यहाँ पे बहुत सारा चार्ज ज़मीन में डंप होने की प्रोसेस होती है लाइटनिंग में। कैसे होती है अभी हम नहीं जान सकते, यही जानना है तो फिजिक्स पढ़ना है। आगे देखते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। आज सिर्फ हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। ये प्लेन आप देख रहे हो, प्लेन उड़ जाते हैं, बहुत सारे पैसेंजर को, बहुत सारे गुड्स को लेके उड़ते हैं। इतना हैवी प्लेन कैसे उड़ सकता है? अगर मैं अपने आजू बाजू पंख लगा दूं, तो पंख लगाने से भी मैं, क्या हो सकता है कि मैं उड़ पाऊं? मेरा मास ऐसा हो सकता है? पंछी उड़ पाते हैं, प्लेन उड़ पाता है, हम नहीं उड़ पाते। ऐसा तो क्या है प्लेन में और पंछी में जो उनको उड़ने में हेल्प करता है, लेकिन हम नहीं उड़ पाते? तो थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे दे के रखा है, थ्रस्ट, ड्रैग, लिफ्ट, ग्रेविटी, बट ये सिर्फ अभी आपके लिए वर्ड्स है। इस वर्ड्स को समझना है तो फिजिक्स पढ़ना है गाइस। चलो और कुछ है ऐसा देखते हैं। आपने देखा होगा ये शिप्स फ्लोट करते रहते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं भाई? शिप्स इतने बड़े होते, छोटा सा पत्थर या छोटी सी नेल को भी अगर पानी में डाल दिया जाता है तो वो डूब जाती है, लेकिन उसी नेल से, उसी लोहे से ये बड़े बड़े शिप्स बन जाते हैं। तो शिप्स बनते हैं और उसके बाद तैरते भी है, डूब नहीं जाते हैं। ठीक है, आपने अपने प्राइमरी टीचर को अगर ये सवाल पूछा होगा तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया होगा कि उसका डेंसिटी शिप का होता है वो पानी की डेंसिटी से कम होता है, इसकी वजह से वो डूब नहीं जाते हैं। बट डू यू थिंक रियली दिस इज सेटिस्फैक्टरी आंसर? ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन इतना बोलने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। इसके पीछे की एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है वो हमको समझना है, तो ये चीज़ फिजिक्स में आती है गाइस। ठीक है, अभी ये चीज़ आपने सभी कभी की होगी, या तो कभी पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा व्हीकल में, या फिर कभी घर में पानी की टंकी में से पानी निकालना हो, या फिर कहीं पे पानी भरना हो, तो ये आपने ये प्रोसेस किया होगा। पाइप पानी की डालोगे टंकी के अंदर, फिर अपनी फूक को पीछे लोगे और फिर पानी बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। इसको साइफन कहते हैं। ये साइफन क्यों होता है? एक बार पानी को पीछे ले लिया मतलब पानी हर बार वापस क्यों आता जाता है? ये चीज़ भी एक्सप्लेन होती है फिजिक्स में। ये बहुत ही स्पेशल फिनोमिना है और बहुत कॉमन फिनोमिना भी है। आप यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, कि इस पर्टिकुलर केस में ये अंगूठा जो है ना, यहाँ पे अंगूठा यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो पानी का फ्लो कुछ इस तरह से आता है। लेकिन इस भाई साहब ने जैसे ही अपने अंगूठे को यहाँ पे रखा, क्या हो गया? पानी का फ्लो और तेज हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि अंगूठा रखने से पानी का फ्लो क्यों तेज हो जाता है? मैं पहले से ही बता देता हूं, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है, ये पानी की वेलोसिटी को बढ़ा देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अंगूठा रखने से पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है? समझ सकते हो? ये दिमाग लगाना शुरू कर दो अभी से ही। अब ये देखो, ये क्या है? यहाँ पे ये कोई है जो ऑलरेडी कुछ बोल के किसी और को कुछ सुनाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो साउंड होगा वो साउंड हवा में से पास होगा।
तो मेरा सवाल ये है कि ये जो रेल के ट्रैक्स है ना, वहां ट्रैक्स के अंदर से साउंड ज्यादा फास्ट पास होता है या फिर हवा में से साउंड ज्यादा पास होता है? फास्ट पास होता है। मतलब अगर देखो, अगर 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई ट्रेन दूर से आ रही है और अगर अपने आप कान है ना अगर ट्रैक्स पे रख दो तो आप वो ट्रेन की आवाज को सुन पाओगे। लेकिन अगर वही वही ट्रैक्स पे खड़े खड़े हवा के थ्रू वो ट्रेन का जो साउंड है ना वो आपको नहीं आएगा। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि साउंड की जो स्पीड होती है वो ट्रैक्स के अंदर ज्यादा होती है, हवा में वो कम होती है। तो ट्रैक्स तो बहुत ही डेंसिटी वाला मटेरियल होता है, हवा के पास डेंसिटी कम होती है। तो डोंट यू थिंक कि डेंसिटी वाले मटेरियल में साउंड को ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और हवा में कम रेजिस्टेंस होने की वजह से उसकी स्पीड हवा में ज़्यादा होनी चाहिए? बट रियलिटी तो ये है कि उसकी स्पीड हवा में कम है, वाइल रेल ट्रैक्स यानी कोई लोहे के अंदर से अगर वो साउंड पास होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है गाइस। ठीक है, फिर ये आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने ये किया भी होगा, ये कुछ और नहीं है, बस ये आपको स्विंग करने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं कि वाई समवन फील्स अनईजी वाइल स्विंगिंग। स्विंगिंग करते करते किसी लोगों को चक्कर आ जाता है, किसी को लोगों को उल्टी आ जाती है अगर बड़े बड़े स्विंग कर रहे हैं तो। ये बेसिकली ग्रेविटी का इश्यू है गाइस। ठीक है, अपने पेट के फूड को ग्रेविटी की आदत होती है और स्विंग में हम उसको क्या करते हैं? ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कैसे देखेंगे? ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर 11 साइंस में आता है, उसके अंदर ये डिस्कस करने वाली बात है। फोर्स का चैप्टर 11 साइंस में आता है, उसके अंदर ये डिस्कस करने वाली बात है। स्विंगिंग को स्टार्ट करना है तो पैर से झटका देना पड़ता है, न्यूटन थर्ड लॉ वर्क करता है गाइस। ठीक है, और फिर एक बार स्विंग चालू हो जाए तो फिर ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता, छोटा सा पुश और आपका स्विंग कंटिन्यू रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि शुरू शुरू में स्विंग को बड़े बड़े पुश देने पड़ते हैं और बाद में ये पुश बहुत ही छोटे कर देने पड़ते हैं? छोटे हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स काम करती है गाइस, और ये जो चीजें हैं वो हम 11 साइंस में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट कभी कभी हम सोचते नहीं हैं। आइस देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास एक फिगर है इस जगह पे। इस फिगर के अंदर देखो आप, मैं जरा यहाँ पे पेन ले लेता हूँ गाइस। देखिए इस जगह पे आप देखिए इस फिगर को, यहाँ पे जो आइस है वो पानी के अंदर तैर रहा है। आइस तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट की यूजुअली डेंसिटी तो क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर भी सॉलिड ऑब्जेक्ट क्यों पानी में तैरता है? इस पर्टिकुलर केस में आइस इज सॉलिड, स्टिल वो पानी में तैर रहा है, मतलब उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होना चाहिए। चलो ये बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि देखिए 0 डिग्री पे क्या होगा। हम जानते हैं कि 5 डिग्री होगा भाई तो क्या होगा? वाटर होगा। 5 डिग्री पे वाटर होगा। अगर मुझे वाटर को आइस बनाना है तो टेम्परेचर कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 0 होता है हम मान लेते हैं कि वो आइस होता है। देखिए 0 डिग्री पे पानी भी एग्जिस्ट होता है, 0 डिग्री पे आइस भी एग्जिस्ट होता है। तो मतलब एक ही टेम्परेचर पे मटेरियल के 2 अलग अलग स्टेट, सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों कैसे एग्जिस्ट हो सकते हैं? ये जानना है तो फिजिक्स पढ़ना है। अभी ये आप देख रहे हो, ये रोड है, ठीक है। इस रोड के ऊपर बारिश के बाद पानी थोड़ा बहुत भरा हुआ है, आप देख रहे हो। अब आप जानते हो कि ये पानी हमेशा भरा नहीं रहेगा। जैसे ही धूप आएगी वो धीरे धीरे इवोपरेट होना चालू हो जाएगा। बड़े बड़े समंदर से, नदियों में से, तालाब से पानी इवोपरेट होता रहता है। इवोपरेट होने में क्या होता है? बेसिकली पानी क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है और ये लिक्विड स्टेट का कन्वर्जन गैस में हो जाता है और इवोपरेशन हो जाता है। तो हम तो अब तक बरसों से पढ़ते आए हैं कि पानी का बॉइलिंग, इवोपरेशन जो है वो स्टार्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस का होता है? नहीं, आजू बाजू का एनवायरनमेंट तो 100 डिग्री सेल्सियस का नहीं होता है भाई। फिर भी ये पानी कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर। ऐसा कैसे हो जाता है भाई? ठीक है, समझ लो। यहां पे ये क्वेश्चन आ गया। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने जनरेट कर रहा हूं, इसके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। इसके सारे आंसर मैं अभी नहीं दे सकता हूं, बस मैं आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी डालने की कोशिश कर रहा हूं कि फिजिक्स में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में
ये बहुत बड़ा आइसबर्ग है, टाइटेनिक जैसा शेप इस आइसबर्ग से डर गया था, इससे टकरा के वो डूब गया था। तो ये क्यों ऐसा डेंजरस होता है भाई? तो उसका आंसर यहाँ पे राइट हैंड साइड में है। देखो, जितना आइसबर्ग बाहर हमको दिखता है उससे तो कहीं बड़ा आइसबर्ग क्या होता है, पानी के अंदर होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि पानी के अंदर इतना बड़ा आइसबर्ग क्यों होता है और बाहर छोटा सा क्यों होता है? ये भाई आर्किमिडीज साहब ने हमको ये सिखाया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही हमको पता चलता है। आपको जानना है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को सर्च कीजिए, पता चल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अभी आप ये चीज देख रहे हो, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, दो चम्मच को हवा में लटकाया हुआ है और वो भी एक टूथपिक से, और वो भी एक ग्लास के कोने से। और ये चीज़ कोई भी यहाँ पे, ये फोटोग्राफ रियल फोटोग्राफ है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट या कोई फिक्शन या फिर कुछ और भी ऐसा नहीं है, फोटोग्राफी की कोई ट्रिक नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास का बैलेंस। कोई भी बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास से बैलेंस होती है। अगर आप सेंटर ऑफ मास कभी शिफ्ट कर सकते हो और सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करके ऐसे अजूबे को क्रिएट कर सकते हो गाइस। कैसे कर सकते हैं ये हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास नाम के और रोटेशनल मोशन के चैप्टर में 11 साइंस के अंदर। अभी ये आप देख रहे हो पूरा प्लेनेटरी सिस्टम दिख रहा है, और आप देखो इसकी जो ऑर्बिट्स दिख रही है ना, ये ऑर्बिट्स है ना एलिप्टिकल शेप की है। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स कुछ ऐसा होता है गाइस। सर्कल जो होता है वो परफेक्टली ऐसा होता है जिसमें हर डायरेक्शन में रेडियस क्या आती है, सेम आती है। लेकिन एलिप्स में इस साइड रेडियस डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इस साइड डिस्टेंस कम होता है। तो ऐसा शेप को हम क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। और एलिप्स में क्या होता है, तो हर एक प्लैनेट जो होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, वो एलिप्टिकल शेप में घूमता है। ऐसा केपलर भाई साहब ने बोला था। ठीक है, केपलर ने अपने 3 लॉ में सबसे पहला लॉ यही दिया था कि ये कैसे घूमता है। तो केपलर ने ये सब कैसे कैलकुलेट किया होगा? वो देखने गया होगा क्या? अपने अर्थ का मास बोलते हैं कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, सन का मास बोलते हैं 2 × 10⁻30 किलोग्राम है। तो ये सन का और अर्थ का मास मेजर कैसे किया जाता है? हम बोलते हैं कि अर्थ को सन के आजू बाजू घूमने में 365 डेज लगते हैं, तो वो तो हम अर्थ पे है तो पता कर लेंगे। लेकिन हम तो सारे प्लैनेट के लिए ये सब जानते हैं, सैटर्न कितने टाइम में घूमता है, मर्क्यूरी कितने टाइम में घूमता है। तो ये सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट हो गई भाई? तो ये सब केपलर के लॉ से कैलकुलेट होता है। लेकिन ये केपलर ने ये सब लॉ बनाए कैसे? तो इसके बारे में हमको स्टडी करना होता है ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर गाइस। इसके सिवा ये बहुत ही बेसिक टाइप के प्रॉब्लम जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, सुन चुके हो, अलग अलग टाइप की मोशन का स्टडी होता है। कार की एक्सेलरेशन, कार कितने टाइम में कहाँ पे पहुंचेगी, अगर इतनी स्पीड से जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उतने कितना टाइम लगेगा। ये सब एक्सेलरेशन, टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब कैलकुलेट करने वाले प्रॉब्लम, फोर्स के कैलकुलेट करने वाले प्रॉब्लम, ये सब पार्ट होता है मैकेनिक्स का। ये मैकेनिक्स होता है 11 साइंस का पार्ट गाइस। अभी ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये राइट हैंड साइड में देखने वाला जो चीज़ है वो इंटरेस्टिंग है। ये भाई साहब गिर नहीं जाते। देखो यहाँ पे जो भी इस पर्टिकुलर कार के अंदर बैठा हुआ है इस जगह पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे, तो वो देखो ये उल्टी हो गई कंप्लीटली, तो भी ये गिर नहीं जाता है। और दूसरा ये है कि रोलर कोस्टर में आप बहुत स्पीड से, तेज़ी से घूमते हो और पूरा उल्टा चक्कर लगा देते हो, बहुत फास्ट होता है ये सब कुछ, फिर भी कहीं पे बैलेंस नहीं बिगड़ता। तो ये बैलेंसिंग मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस होता है। फोर्सेस को इक्विलिब्रियम करने के बाद ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती है। तो ये कैसे इक्विलिब्रियम किया जाता है वो भी हम पढ़ते हैं मोशन के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर गाइस। ये जो है आपके सामने वो मशीन है। मशीन मतलब ये पुली जैसा स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, वो पुली जैसा स्ट्रक्चर जो है वो मशीन है एक्चुअली, राइट। पुली को मशीन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे मशीन भी स्टडीज में आते हैं गाइस। और यहाँ पे ये टेम्पोलिन है, बच्चे कूद कूद के न्यूटन्स थर्ड लॉ के और बेसिकली इलास्टिसिटी को, ये इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी के कंसेप्ट की वजह से ये बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है गाइस। अभी आप ये इंटरेस्टिंग फिगर देख रहे हो, यहाँ पे देखो, ये भाई साहब जो है ना लेक के बाहर बैठे हैं छोटी मछली का इंतजार करते हुए, लेकिन ये आइस है। मजे की बात ये है, ये आइस है, नीचे की तरफ क्या है? वाटर है। देखो नीचे की तरफ वाटर है। तो
आइस की थिकनेस कितनी है, तो कि इतनी थिकनेस वाला आइस है। तो क्वेश्चन ये आया कि विंटर में ये पूरा लेक जो है वो पूरा लेक आइस क्यों नहीं बन गया, नीचे पानी क्यों रह गया, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ही आइस में क्यों कन्वर्ट होता है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता, पूरा आइस बन जाता, तो लेक के अंदर या फिर तालाब के अंदर जो भी लाइफ होती ना, वो सब लाइफ जी नहीं पाती, वहाँ पे रह नहीं पाती। तो कुदरत ने यहाँ पे बहुत अच्छा एडजस्टमेंट किया हुआ है, इस लाइफ को अपने आप अपनी सुरक्षा दी हुई है, और आइस को सिर्फ सर्टन लेवल तक ही पिघला के रखते हैं। ये नेचर का खेल है, मतलब ये नेचर ऐसा कैसे कर देता है, ये पढ़ना है तो भी इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिक्स गाइस। अभी यह इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन है, यहाँ पे आप देखो, ये जो है पूरा ग्लास जैसे ही पानी की धार के पास लेके आते हैं ना, पानी की धार बेंड हो जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है, तो इस ग्लास पे बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस लगे हुए हैं गाइस। तो ग्लास को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, और जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज ग्लास को हम पानी के पास लेके आ गए, तो पानी ने क्या किया, अट्रैक्शन फील करना चालू कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, पानी का ग्लास तो पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, चलो कैसे किया, पहले तो ये भी एक बात है समझने की। दूसरा, चलो पानी का ग्लास पॉजिटिवली है, पानी तो न्यूट्रल चीज होती है, तो पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में अट्रैक्शन होता है। इज इट रियली पॉसिबल? यस, इट इज रियली पॉसिबल गाइस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से ऐसा हो जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके आजू बाजू जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं अभी जो लेक्चर ले रहा हूँ वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके लेक्चर ले रहा हूँ यार। तो मतलब ये सब चीजें कैसे परफेक्टली वर्क करती है, ये जो पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ना है गाइस। इसके बाद ह्यूमन बॉडी कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जैसे आपको कोई पिंच करे तो आप तुरंत आपका हाथ उठा लोगे। आपके हाथ में किसी ने आपके हाथ में किसी ने पिंच किया, तो आप क्या करोगे, तुरंत उस हाथ को उठा लोगे। तो आपके ब्रेन को इमीडिएटली पता चल जाता है कि किसी ने आपको पिंच किया हुआ है। तो आपके ब्रेन को ये जो सिग्नल्स होते हैं वो पहुंचते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस है जो आपकी ह्यूमन बॉडी की नर्वस सिस्टम से पास होके आपके दिमाग तक पहुंचते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, और इस इलेक्ट्रिकल प्रोसेस को समझना है तो बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स की जरूरत पड़ती है गाइस। ये बहुत ही कॉमन चीज है भाई, बहुत ही कॉमन चीज है। आप देख रहे हो लेफ्ट साइड कि इस यहाँ पे एक मैग्नेट है और ये लोहे का टुकड़ा है। तो मैग्नेट और लोहे के टुकड़े के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, राइट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये अट्रैक्शन वाला खेल तो आपने बहुत खेला होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट क्यों करता है, वो आयन को अट्रैक्ट क्यों करता है, वो दूसरी कोई चीज को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है भाई? ये समझने की कोशिश करो, तब दिमाग चकराएगा। और इसका आंसर भी कहां पे मिलेगा आपको, फिजिक्स में मिलेगा गाइस। ये जो आप देख रहे हो एस्ट्रॉयड गिरते हैं ना, बहुत सारे एस्ट्रॉयड, आपने बहुत सारे साईफाई मूवी देखा होगा, हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि सडनली एस्ट्रॉयड गिरने लगते हैं और लोग भागा दौड़ी मचा देते हैं। रियल में ऐसा होता है क्या? रियल में अगर एस्ट्रॉयड गिरने वाला होता है ना, तो बहुत टाइम पहले ही हमको पता चल जाता है कि वो एस्ट्रॉयड गिरने वाला है और वो कहाँ पे गिरने वाला है। लेकिन ये कौन सी साइंस है जो एस्ट्रॉयड कब गिरता है, कहाँ पे गिरने वाला है, कितने टाइम के बाद गिरने वाला है, उसकी कैलकुलेशन करके दे? तो ये जलवा जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का है। तो यहाँ पे फिजिक्स जो काम करती है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टडीज के लिए गाइस। ये आप बहुत ही फेमस फिगर है, ये फेमस पिक्चर है, ये आपने देखा होगा बहुत जगह पे। ये एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब जब ब्लास्ट होता है तब कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। रियल में तो किसी ने नहीं देखा होगा, ऐसा चीज सिर्फ पिक्चर में या वीडियो में देखा जाता है। बट क्वेश्चन ये होता है, एटम बॉम्ब का तो बहुत छोटा साइज होता है, ठीक है, बहुत ही छोटे साइज का एटम बॉम्ब होता है। और ये बहुत ही छोटे साइज का एटम बॉम्ब इतनी ज्यादा एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस कर लेता है? दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स अ क्वेश्चन। आइंस्टाइन भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, आप सब जानते हो उस फॉर्मूला के बारे में। मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ इस फॉर्मूला को, E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे m जो है वो मास है, E जो है वो एनर्जी है, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गाइस। एक काम करो ना जरा, मास की वैल्यू 1 किलोग्राम लेके एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगा।
तो पता चलेगा मास 1 किलोग्राम, c का स्क्वायर यानी 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, और यू कैन सी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16, आंसर आएगा जूल में। तो ये देखिए कितनी बड़ी एनर्जी क्रिएट हो गई है, इतनी बड़ी वैल्यू 10⁻16, 9 के पीछे 16 जीरो लगा दो, उतने जूल जितनी बड़ी एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। मतलब एक छोटा सा मास होता है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी होता है, और जब उस छोटे से मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है वो आपके सामने दिख रहा है गाइस। इसी को कहते हैं एटम बॉम्ब। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ जो दिखाने वाला हूँ वो ध्यान से देखिएगा, ये कोई ट्रिक फोटोग्राफी नहीं है, मैं पहले से ही बोल देता हूं। देखा आपने ये क्या है, ये था शिप हवा में तैरता हुआ, और ये रियल फोटोग्राफ था, रियल वीडियो था, और ये जो रियल वीडियो था वो लूमिंग का था। आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में लूमिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो ये लूमिंग जो है वो यहाँ पे मैंने लाइव दिखाया आपको कैसे होता है, वो ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं गाइस। तो ऐसे कुछ इवेंट्स मैंने आपके सामने दिखाए हैं। यहाँ पे मेरा सिर्फ आज का जो काम था वो सिर्फ ये सिखाना था कि फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, ये सारे इवेंट्स जो देखे ना वो सब आपके लिए ट्रेलर थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है जो आपको क्यूरियस बनाती है, आपको मज़ा देती है। अगर आपको साइंस में मज़ा आता है तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली दिमाग आपका हिला देने वाली चीज़ होगी। तो बस ये हिला देने वाली ये जो सब चीज़ें हैं ना वो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं गाइस। तो व्हाट इज़ फिज़िक्स, उसके बारे में जो मुझे आइडिया देना था ये था वो आइडिया। ठीक है,